नमस्कार। ये जो वीडियो है वो कक्षा 6 यानी क्लास 6 के लिए है। इसमें हम इतिहास का जो चैप्टर 1 है, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ क्लास 6 के लिए नहीं, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे झारखंड में अगर हम देखेंगे तो जेटेट होता है ना, जेटेट टीचर का जो एग्ज़ाम होता है। फिर सेंट्रल में अगर देखेंगे तो सीटेट, ठीक है, इसी प्रकार के सॉरी आ रहा है, ये टी होगा, सीटेट। इसी प्रकार से झारखंड में अन्य एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जेएसएससी, जेपीएससी, ठीक है, चाहे सेंट्रल के जो भी एग्ज़ाम है। तो एनसीईआरटी जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो वे भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, इसमें जो शामिल किया गया है वो एनसीईआरटी और झारखंड में जो हमारा चलता है जेसीईआरटी है ना, तो उससे ये शामिल करके नोट्स बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इतिहास को, है ना, इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है, इतिहास कहते किसे हैं। ठीक है, तो इतिहास किसे कहते हैं? जो बीती हुई घटनाएं, ठीक है, यानी प्राचीन काल में जो घटना हो चुकी है, यानी अभी से पहले जितने भी घटनाएं घटित हो चुकी है ना, उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। जैसे मुगल के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये अभी वर्तमान में आए थे क्या, है ना, पहले आए थे। तो ये घटना जो है पहले का है ना, अतीत का है। तो अतीत के घटनाओं को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। इतिहास के अंतर्गत हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है, इतिहास का जनक, है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक। ठीक, एक प्रश्न ये भी उठता है कि हम इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं? मान लीजिए उस समय जो घटना हो चुका था उसके बारे में हम वर्तमान में अभी हम कैसे जान पाते हैं? ठीक है, तो कैसे जानते हैं? तो उस समय जो साहित्य है ना, साहित्य जो लिखा जाता था, यानी ग्रंथ जो लिखा जाता था, है ना, लोगों के द्वारा, उस समय भी लोग पढ़ते लिखते होंगे, है ना, तो लिखते थे। तो साहित्य के द्वारा, यानी जो साहित्य उस समय का जो लिखा गया था अभी भी मिलता है, तो उससे अगर हम पढ़ते हैं तो उस समय का जानकारी हमें साहित्य के द्वारा प्राप्त हो जाता है ना। उस समय राजा लोग क्या करवाते थे? अभिलेख लिखवाते थे, यानी जो पत्थर चाहे तांबा, है ना, का जो एक तरह से कह सकते हैं प्लेट होता था, उसी में जो है खुदवा करके लिखवाया जाता था। ठीक है, तो अभी भी हम कहीं घूमने के लिए अगर जाते होंगे तो देखते होंगे कि दीवार पे चाहे बड़ा बड़ा जो स्मारक है वहाँ पे अभिलेख अभी भी लगा हुआ रहता है। तो इन अभिलेखों से भी हम उस समय के बारे में, इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर पुरातत्व, है ना, पुरातत्व यानी पुरातात्विक अवशेष, यानी उस समय का जो पुराना कुछ, जैसे बर्तन हो गया चाहे मूर्ति हो गया, यानी पुराने टाइम का, जैसे मूर्ति हम लोग मूवी में भी देखते हैं, है ना, कि जितना पुराना मूर्ति रहता है उसका रेट अच्छा मिलता है ना। मूवियों में हम देखते हैं उसका चोरी कर लिया जाता है और विदेशों में बेचा जाता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं, जैसे मूर्ति हो गया, बर्तन हो गया, तो उन सभी चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है ना। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे, है ना। तो इसमें जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है वो प्रश्न से ही स्टार्ट हो रहा है कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो हम पहले से ही सुने होंगे, है ना, चाहे कहीं पढ़े होंगे, चाहे कोई ना कोई ज़रूर बताए होंगे कि प्राचीन काल में, है ना, जो लोग होते थे वे नदियों के किनारे रहते थे, है ना, नदियों के किनारे रहते थे, है ना। और सुने होंगे कि पहाड़ों का जो गुफा होता है ना, पहाड़ों का जो गुफा होता है उसमें लोग रहते थे। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में देखेंगे कि कौन सा नदी, है ना, कौन सा पहाड़ के अगल बगल लोग रहा करते थे और किस टाइम में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ आंसर बताया भी गया है कि नर्मदा नदी के तट पे लोग रहते थे, है ना। फिर है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में हमारा सुलेमान जो पर्वत है और किरथर पहाड़ी है ना, वहाँ पे लोग रहते थे। फिर इसी प्रकार से उत्तर पूर्व में है गारो खासी जयंतिया, हम पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। तो गारो पहाड़ी के लगभग में लोग रहते थे। मध्य भारत में अगर हम देखेंगे तो विंध्याचल पहाड़ी जो है वहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, फिर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास लोग रहते थे। ठीक है, इसी प्रकार से गंगा और गंगा का जो सहायक नदी है खास करके सोन नदी, है ना, तो यहाँ पे लोग, है ना, प्राचीन काल में रहते थे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैप में देख लेते हैं, है ना। जैसे पहला मैंने बताया था नर्मदा नदी घाटी, जैसे नदी होता है ना, तो नदी के अगल बगल का जो तट होता है ना, तो वहाँ लोग रहते थे। तो नर्मदा नदी ये है हमारा, है ना, ये हमारा जो है वो नर्मदा नदी। ठीक है, और ये हमारा ताप्ती नदी। तो लोग जो है नर्मदा नदी के तट
पे रहते थे, है ना, प्राचीन काल में। ठीक, यानी हजारों साल पहले, है ना, हजारों साल पहले लोग नर्मदा नदी के तट पे लोग रहते थे। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने भी बताया सुलेमान और किरथर पहाड़ी। ठीक है, ये देखिए पाकिस्तान के साइड में, इंडिया का तो देखिए, है ना, ये हमारे इंडिया का मैप है। और हम जानते हैं कि पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही साथ में था। ठीक है, विभाजन के बाद जो है वो इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया। तो ये हमारा जो किरथर और सुलेमान पहाड़ी जो है ना, ये हमारा सुलेमान पहाड़ी है ना, और ये किरथर पहाड़ी, तो लोग यहाँ भी रहते थे। ठीक है, 8,000 वर्ष पहले, है ना, 8,000 वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे, है ना, सुलेमान और किरथर पहाड़ी में लोग रहते थे। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बताया गारो पहाड़ी, है ना, और गारो कहाँ है, उत्तर पूर्व। एक चीज़ पहले मैप को समझ लीजिए, है ना, मैप में इधर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट, इधर हम कहते हैं पूरब। चलिए कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, इधर का साइड को हम क्या कहते हैं पूरब कहते हैं। इधर हम क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। इधर क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। और नीचे जो है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक ठीक है, अब प्रश्न आता है कि उत्तर और पूर्व के बीचों बीच में अगर कोई चीज़ आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के यहाँ जो आ रहा है उत्तर और पश्चिम के बीच में जो आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी, सॉरी उत्तर पश्चिमी कहेंगे, है ना। इधर हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी, इधर हम क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिमी कहेंगे, उत्तर पश्चिमी। ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम के बीच का जो हिस्सा होगा हम उत्तर पश्चिम कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इधर कोई चीज़ आता है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्वी कहेंगे। दक्षिण और पूर्व के बीच में जो आएगा दक्षिण पूर्वी कहेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ कोई चीज़ आ रहा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिमी कहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे जो नाम रहेगा वो उत्तर का रहेगा अगर यहाँ कोई चीज़ आ रहा है, और यहाँ पे अगर कोई चीज़ आ रहा है चाहे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम दक्षिण नाम रखेंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज ये नहीं करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, फिर यानी हज़ारों वर्ष पहले, और सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बगल में यानी इसी के आसपास जो लोग रहते थे 8,000 वर्ष पहले यहाँ रहते थे। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बताया कि उत्तर पूर्व में, है ना, उत्तर पूर्व किधर हो गया, ये हो गया हमारा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में जो ये हमारा है गारो पहाड़ी, है ना, यहाँ पे 3 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया करके, तो यहाँ जो गारो पहाड़ी है ना, यहाँ भी लोग रहते थे। ठीक है, फिर इसी प्रकार से मध्य में अगर पूछा जाए तो मध्य में ये हमारा जो विंध्याचल है ना, विंध्याचल पहाड़ी जो है यहाँ भी लोग रहते थे। ठीक, इसी प्रकार से सिंधु, ये लिखा हुआ ऊपर मैं बताऊंगा फिर से, सिंधु नदी, इंडस रिवर को सिंधु नदी कहते हैं। इंडस रिवर को क्या कहते हैं, सिंधु नदी। तो लोग यहाँ भी रहते थे, सिंधु नदी और सिंधु नदी के जो भी सहायक नदियाँ हैं वहाँ भी लोग रहते थे। ठीक है, फिर हमने देखा गंगा और गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं तो इसके अगल बगल भी लोग रहते थे। ठीक है, यानी अभी से हज़ारों साल पहले का बात हो रहा है, लोग कहाँ कहाँ रहते थे, है ना। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा जो नर्मदा नदी है ना, इसी के आसपास रहते थे। फिर यहाँ विंध्याचल पहाड़ी, यहाँ भी लोग रहते थे। यहाँ गारो पहाड़ी जो है उत्तर पूर्व में, यहाँ भी लोग रहते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, यहाँ भी लोग रहते थे। इंडस यानी सिंधु नदी और इसके सहायक नदी के आसपास भी लोग रहते थे। ठीक है, फिर ये हमारा गंगा नदी है, और गंगा की जो सहायक नदी है सोन नदी, इसके आसपास भी लोग रहते थे। ठीक है, तो मैप में भी मैंने यहाँ बताया। ठीक है, तो लोग कहाँ रहते थे, पहले हमने देखा नर्मदा नदी के तट पे, यानी कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। लाखों वर्ष पहले अगर हम बात करेंगे तो लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पे। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रहण करते थे। ठीक है, यानी भोजन जैसे अभी वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं, गैस हम लोगों के पास है, चावल है, दाल है, तो हम भोजन ऐसे बनाते थे। लेकिन प्राचीन काल में जो लोग रहते थे जंगल में रहते थे, है ना, जंगल में रहते थे, तो जो फल फूल मिलता था, है ना, उसे इकट्ठा करते थे, उसी को खाते थे, और जंगलों से शिकार करते थे। ठीक है, तो शिकार करके जो भी जानवर होता था उसे क्या करते थे, वो खाते थे। ठीक है, यानी वे चीज़ों को क्या करते थे, संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे, चाहे फल फूल हो, चाहे शिकार करके जो भी जानवर आता था सभी को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का क्या करते थे, संग्रहण करते थे। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, कुशल संग्राहक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा, यहाँ का छूटा हुआ है, कुशल संग्राहक कहा जाता है। यानी जो चीज़ों को संग्रहित करके रखे, इकट्ठा करके रखे, उसे क्या कहा जाता था, कुशल संग्राहक। यानी लोग जो उस समय के थे वे भोजन को
संग्रह करके रखते थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें कुशल संग्राहक यानी फूड गैदर्स कहा जाता था। ठीक है, फूड को इकट्ठा करके रखते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे, अन्य जंगलों से फल फूल को इकट्ठा भी करते थे, प्लस जानवर जो होते थे, है ना, उसका शिकार करके भोजन के रूप में उसे, है ना, यूज करते थे। ठीक है, ठीक है। नर्मदा नदी के बाद हम देखेंगे तो उत्तर पश्चिम का जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है ना, वहाँ भी लोग रहते थे, है ना। टाइम इसका पूछा जाएगा तो 8,000 वर्ष पहले, है ना, ऐसे लिखा हुआ रह सकता है एग्जाम में, 8,000, है ना, BC। BC मतलब पहले। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री व पुरुष ने इस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं और जौ का फसल उपजाया। अगर प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले मानवों ने किसका क्या चीज़ का फसल उत्पादित किया था, तो गेहूं और जौ का। ठीक है, सबसे पहले गेहूं का। ठीक है, और प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले कृषि कहाँ की थी, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी में। ठीक है, चलिए, ये पशुपालन करते थे। ठीक है, तथा गांव में रहते थे, है ना। इससे पहले हमने देखा था नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहते थे क्या करते थे, जंगलों से फल फूल को इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे और जानवरों का आखेट करते थे, यानी पूरी तरीके से वे कहाँ रहते थे, जंगल में ही रहते थे लाखों वर्ष पहले। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता आया, ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पहले बता देता हूँ, समझने में आसानी होगा। ठीक है, वहाँ लाख लिखा हुआ था, यहाँ 1000 लिखा हुआ था, तो इस तरह से लगेगा लोगों को कि सर हम तो उल्टा आ रहे हैं। जैसे अभी 2026 है, तो इससे पहले क्या था, 2025 था, फिर 2024 था। ठीक, तो पहले हम तिथि के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा नंबर लाइन, संख्या पद्धति, है ना। बीच में क्या होता है, 0 होता है, इसके बाद इधर नंबर क्या है, बढ़ते जाता है, जैसे 1, है ना, 2 और 3, और इधर जो होता है नंबर क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, यानी जितना बड़ा वो उतना छोटा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि इधर का जो टाइम था, ये 0 जो होता है वो माना जाता है ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था, है ना, इसी टाइम में हुआ था, तो इस टाइम को 0 मान लिया गया। और इसके पहले के समय को, है ना, इसके पहले के समय का जो भी टाइम होता है उसके बाद में BC लगता है, और ईसा मसीह का जन्म के बाद का जो समय होता है उसके बाद क्या लगता है, AD लगता है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। जैसे 8,000 BC लिखा था, है ना, और इससे पहले, और हम आगे इधर जाएंगे तो लाख में जाएंगे, है ना, ये लाख हो जाएगा, फिर इधर जाएंगे तो करोड़ में जाएगा। तो हम लोग ऐसा हैं, लाख से 1000 आए, 1000 से 100 आए हैं, फिर 0 हुआ है, फिर इधर से बढ़ते गया, फिर हुआ होगा 900 AD, है ना, फिर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से बढ़ते बढ़ते 2026 में आए हैं। ठीक है, अगर किन्हीं को ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप यूट्यूब में सर्च करके इस टॉपिक को और अच्छा से समझ सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि में क्या लगता है, BC लगा हुआ रहता है। इधर जो भी डेट रहेगा BC लगा हुआ रहेगा, और इधर जो भी डेट रहेगा AD लगा हुआ रहेगा। ठीक है, इसे कहते हैं एनो डोमिनो। डोमिनो नहीं, लिख ही देता हूँ, है ना, एनो डोमिनी कहा जाता है इसे। ठीक है, एक चीज़ और है, कहीं कहीं BC और AD नहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या कर देता है वहाँ, ठीक है, वहाँ BC की जगह में लिख देगा BCE, और इधर AD की जगह में लिख देगा CE। ठीक है, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और इसका मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, तो इसको BC भी कह सकते हैं, चाहे BCE भी कह सकते हैं। BC का मतलब तो बिफोर क्राइस्ट, और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और AD, है ना, इसके जगह में AD भी रह सकता है। एनी डोमिनी कहा जाता है इसे, है ना, एनो डोमिनी कहा जाता है, AD का मतलब होता है। ठीक है, तो तिथि के बारे में मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो सुलेमान पहाड़ी के आसपास लोग 8,000, है ना, BC यानी ईसा पूर्व लोग यहाँ स्त्री पुरुष कृषि यहाँ किए थे, और किसका किए थे, गेहूं और जौ का किए थे। ठीक है, ये पशुपालन भी करते थे, और लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। हमने देखा था ना कि हमने क्या देखा, जैसे ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ था। ठीक है, तो पहले लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, आखेट करते थे। ठीक है, शिकार करते थे, फिर धीरे धीरे आगे टाइम आया, हम लोग लाख के बाद हम लोग यहाँ आए, अभी 1000 में, 8,000 में आए, तो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना, पशुपालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, और लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से धीरे धीरे विकास करते हुए हम लोग 2026 में यहाँ आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तर पूर्व में गारो और मध्य में
विंध्याचल पहाड़ी जो है यहाँ भी लोग रहते थे, है ना। इन क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ, ठीक है। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, ठीक है। यानी गेहूँ और जौ के बारे में जब पूछा जाएगा, है ना, तो क्या होगा, उत्तर पश्चिम का सुलेमान तीर्थर होगा, ठीक है। लेकिन चावल के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, विंध्याचल पहाड़ी के आसपास का जो जगह है वहाँ पे सबसे पहले चावल का खेती हुआ था, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से जो बुक में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास लोग, है ना, कब रहते थे। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, है ना, 47 वर्ष पूर्व यानी, है ना, 4700 बीसी में लोग रहते थे। हम लोग कैसे आ रहे हैं, है ना, ये हमारा 0 है, इधर एडी है, इधर बीसी है। तो हम लोग नर्मदा में लाखों वर्ष पहले लोग रहते थे। फिर हम लोग 8000 वर्ष पहले कहाँ रहते थे, सुलेमान और कीर्थर में, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ डेट देख रहे हैं, ये सब जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर हम लोग सिंधु में जो आए 4700, है ना, बीसी में लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच के किनारे लोग रहते थे, ठीक है। पहले लोग जंगल में रहे, है ना, जैसे हमने देखा इसमें नर्मदा में, नर्मदा नदी के आसपास में लोग कहाँ रहते थे, तो नदी के अगल बगल जो जंगल वाला इलाका होता था वहाँ लोग रहते थे, है ना। फिर देखे हमने सुलेमान का पहाड़ी के लगभग में जब लोग रहने लगे तो गांव का विकास हो चुका था, है ना, धीरे धीरे विकास होने लगा। और जब हम 4700 वर्ष पूर्व आते हैं तब यहाँ नगरों का विकास, है ना, आरंभ हो चुका था, ठीक है। फिर इसी प्रकार से देखेंगे गंगा और उसकी सहायक नदियों, और खास करके कौन सा नदी, सोन नदी। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास नगरों का विकास हुआ, है ना। और डेट क्या है, डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेट जो है सिंधु और इसकी सहायक नदी का है, और ये जो डेट है वो गंगा और उसकी सहायक नदी, है ना, सोन नदी का है, ठीक है। और इस नदी के आसपास किस नगर का विकास हुआ था, तो मगध का विकास हुआ था, BVI, ठीक है। इसका हम MCQ भी लगाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा का डेट ये होगा, गंगा और उसकी सहायक नदी का, और कौन सा नगर आया था, तो मगध नगर का विकास हुआ था। और चलिए आगे देखते हैं, देश का नाम, ठीक है। देश का नाम हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिया कहते हैं, है ना, भारत भी कहते हैं। तो इंडिया और भारत नाम कैसे पड़ा, इंडिया शब्द इंडस से निकलता है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एक चीज़ हमने पढ़ा है, चाहे पहले भी पढ़े होंगे, सिंधु नदी, चाहे हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे आप लोग, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु नदी को इंडस, है ना, रिवर भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है इंडस से निकला है, और जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, इंडस को सिंधु कहते हैं, है ना, वही सिंधु नदी। लगभग 25 वर्ष पूर्व यानी 25, है ना, 100 BC, 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम में, है ना, उत्तर पश्चिम किधर, यानी जो पाकिस्तान वाला साइड है ना, तो उधर का हिस्सा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस कहा। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान साइड से जब आइएगा तो सिंधु नदी पाकिस्तान साइड बहता है, ठीक है। तो यूनानी लोग जब इधर आ रहे थे तो सिंधु नदी को देख करके सिंधु नदी को क्या कहे, हिंदोस कहा, ठीक है। तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये इलाका है, ठीक है, ये सिंधु नदी है, यानी इधर से यूनानी और ईरानी जब आ रहे थे, है ना, तो ये सिंधु नदी को क्या कहा, इन्होंने हिंदोस कहा, ठीक है। और इसके पूर्व में, पूर्व इधर होगा ना, ये उत्तर पश्चिम है, तो इधर का भाग क्या कहलाएगा, पूर्व, और पूर्व वाला भूमि को इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक है। तो बात इधर उत्तर पश्चिम का ही हो रहा है, ठीक है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया का, है ना। तो इंडिया नाम जो भारत का आया है यहीं से आया है, ठीक है। प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा, इंडिया शब्द जो है किन्होंने दिया, तो ईरानियों और यूनानियों ने, और इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदोस कहा। एक नाम आता भारत, है ना, इंडिया को हम भारत कहते हैं ना, ये नाम कैसे आया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, जो चीज़ मैंने अभी मैप में दिखाया, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का जो समूह है, तो उन लोगों के समूह को क्या कहा जाता था, भरत कहा जाता था।
यानी ये वर्ड जो यूज किया जाता है, भरत भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, यानी जो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे वो किस समुदाय के, तो भरत, है ना। तो इसी के नाम पे जो है देश का नाम भारत पड़ा। इसका उल्लेख जो है ना, भरत नाम का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ टाइम भी इसका लिखा हुआ है। बाद में इस नाम का प्रयोग देश के रूप में होने लगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा इंडिया और भारत जो नाम यूज हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में जो भारत समुदाय के जो लोग रहते थे इनके नाम पे देश का नाम भारत पड़ा, और इंडिया जो है वो यूनानियों और ईरानियों के कारण पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का स्रोत। मैंने बताया था कि इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिला हम लोगों को, क्या सोर्स था, किसके मदद से हम इतिहास के बारे में जाने। तो हमने बताया था कि साहित्य, है ना, जो ग्रंथ लोग उस समय लिखते थे उससे पता चला। ठीक है, फिर अभिलेख, है ना, राजा लोग जो अभिलेख पत्थर का चाहे जो तांबा का लिखवाते थे उससे जानकारी हमें मिला, है ना। फिर पुरातात्विक अवशेष जैसे बर्तन, मूर्ति, है ना, तो इन सभी चीज़ों से, है ना, इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिला। तो इन्हीं चीज़ों को जो है इतिहास में स्रोत कहा जाता है ना, भारतीय इतिहास के यही स्रोत थे। ठीक है, और उस समय जो ग्रंथ चाहे साहित्य लिखा जाता था वो हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, इसीलिए ये पुस्तक यानी जो साहित्य होते थे, ग्रंथ होते थे, उसके बारे में कहा जाता है ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ठीक है, पांडुलिपि जो वर्ड यूज किया गया इसके बारे में बताया जा रहा है। साहित्य जो लिखा जाता था उसे पांडुलिपि कहा जाता। पांडुलिपि क्यों कहा जाता था उसे यहाँ देखते हैं। पांडुलिपि, है ना, पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, यह लैटिन शब्द मेन्यू से निकलता है और मेन्यू का अर्थ क्या होता है, हाथ। ठीक है, और उस समय जो ग्रंथ यानी साहित्य लिखा जाता था हाथों से लिखा जाता था, इसीलिए उसे साहित्यों को, उस समय का साहित्य ग्रंथ जो होते थे उसे क्या कहा जाता था, पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर चाहे भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे ताड़पत्र यानी ताड़ का जो पेड़ होता है ना, एक नारियल जैसे जो दिखता है, तो ताड़ का जो पत्र होता था उसी पे जो है हाथों से लिखा जाता था, है ना। तो ताड़पत्र में जो लिखा जाता था, है ना, तो उसे क्या है, पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, फिर भोजपत्र, है ना, भोजपत्रों में भी लिखा जाता था। भोजपत्र क्या होता था, भोजपत्र हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल होता था। यानी एक पेड़ था भ्रुज नाम का पेड़ जो होता था उसी की छाल पे भी लिखा जाता था, है ना। और ये कहाँ पाया जाता था, तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता था। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है भोजपत्र में और ताड़पत्रों में लिखा जाता था। ठीक है, जो ग्रंथ बनाया जाता था इन्हें ताड़पत्रों से बनाया जाता था, भोजपत्रों से बनाया जाता था, है ना। और इन्हें क्या कहा जाता था, पांडुलिपियाँ कहा जाता था। ठीक है, हम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, यानी पहले जो भाषा यूज होता था वो प्राकृत भाषा का यूज होता था। ठीक है, ठीक है, ताड़पत्र को हम जानते हैं ना, पाल्म लीफ कहते हैं, है ना, पाल्म लीफ कहते हैं। और भोजपत्र जो होता था पढ़े होंगे अगर कोई इंग्लिश में, तो इसे ब्रिक बार्क कहते थे। ठीक है, तो पांडुलिपि जो होते थे, है ना, यहाँ से इन साहित्यिक स्रोतों से जो है हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभिलेखों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जैसे मैंने बताया अभिलेख क्या होते थे, ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसे कठोर तत्वों पर उत्कीर्ण किए मिलते थे। ठीक है, यानी इस तरह से, है ना, पत्थर का जो एक तरह से जैसे वर्तमान में हम टाइल्स देखते हैं ना, है ना, तो इसी शेप में होता था। ठीक है, तो इस तरह से अभिलेख होता था। ये पत्थर का भी हो सकता था चाहे धातु का भी हो सकता था, इसी पे क्या है उत्कीर्ण किया जाता था। ठीक है, यानी छेनी हथौड़ी से, है ना, इस पे अक्षर लिखा जाता था। ठीक है, और ये पत्थर चाहे धातु का जो भी चीज़ होता था वो लंबे समय तक चलता है। अभी भी बहुत जगह ये हमें मिलता है। तो अगर हम कहीं मंदिर जाते होंगे, पुराना मंदिर, तो वहाँ जो अभी भी लिखावट मिलता है तो उसे पढ़ के क्या है हम प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अभिलेखों के माध्यम से भी जो है हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना, VVI है। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, ठीक है, हिंदी में अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरातत्व, है ना, यानी जो पुरानी इमारतें हैं,
मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं, बर्तन है, आभूषण है, चित्र और साहित्यिक स्रोत। इन सभी को क्या कहा जाता है? पुरातत्व। जैसे कहीं घूमने के लिए अगर हम ताजमहल जाते हैं ना, तो एक तरह से क्या है, ताजमहल पुरातत्व है, इमारत है ना, तो उससे हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इन पुरातत्वों के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, पुरातत्व का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? तो पुरातत्वविद कहते हैं, है ना। जो पुरातत्व यानी पुराने वस्तुओं जैसे इमारत, मूर्ति, इन सभी चीज़ों को देख करके जो बता देता है कि ये कितना पुराना है और किस समय का है, तो वो हर कोई नहीं बता सकता है ना, जो इसमें निपुण होता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक, अतीत में लोग क्या खाते थे, यह जानने के लिए पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। ठीक है, यानी जो पुरातत्वविद होते थे, है ना, वे जो जानवर के अवशेष होते थे, ठीक है, चिड़िया चाहे मछली का जो हड्डी होता था उसे ढूंढते थे और उससे पता करते थे कि प्राचीन के काल के लोग, ठीक है, क्या चीज़ खाते थे। ठीक है, यानी शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे। ठीक है, चलिए, अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह करके प्राप्त करते थे, है ना। अंडमान के बारे में पूछा जा सकता है, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है ना उसके बारे में, तो अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग, है ना, मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, है ना, अपना भोजन ग्रहण करते थे और साथ ही फल फूल का भी उपयोग करते थे। आज के बारे में जो तिथि होता है उसके बारे में मैंने बताया है कि बीसी क्या होता है, ईसा मसीह जन्म के पहले का जो डेट होता है उसे बीसी में हम दिखाते हैं और बाद के डेट को हम एडी में दिखाते हैं ना। इसे BCE के रूप में भी दिखाते हैं और हम इसे CE के रूप में भी दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, पार्ट 2 इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर 2 का। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा छूट गया था, जो झारखंड की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है ना, आदि मानव जो है यहाँ भी प्राचीन काल में रहते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जंगल होता था घना होता था और यहाँ पे जो है 2 प्रमुख नदियाँ थी, एक स्वर्ण रेखा नदी, एक दामोदर नदी, है ना। तो इन्हीं नदियों के किनारे लोग रहते थे प्राचीन काल में। ठीक है, यानी घना जंगल तथा स्वर्ण रेखा और दामोदर जैसे नदियों के किनारे होने के कारण प्राचीन काल में आदि मानव का प्रमुख प्राकृतिक आश्रय स्थल था, है ना। कौन सा? तो छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है। ठीक है, इसी प्रकार से हजारीबाग का जो इसको है ना, यहाँ भी प्राचीन काल का साक्ष्य मिला है। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के प्रसिद्ध शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स, प्राकृतिक गुफाएं तथा खुला सूर्य मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये VVI है, ये प्रश्न पूछा जाता है झारखंड में। ठीक है, हजारीबाग का जो इसको है, यहाँ से क्या क्या मिला है? तो शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग मिला है, प्राकृतिक गुफा मिला है, खुला सूर्य मंदिर मिला है जो प्रागैतिहासिक काल का होता है। ठीक है, इतिहास को साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो एक होता है प्रागैतिहासिक काल जो बहुत पहले का होता है, एक दूसरा होता है आर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि इस समय का कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है ना। यानी जिस समय का किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जैसे हम पढ़ते हैं पाषाण काल, है ना, पत्थर का युग, जहाँ लोग जंगल में रहते थे, तो उस समय कुछ लोग लिखते पढ़ते थे क्या? नहीं। तो उस समय को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, यानी वहाँ से उस समय से किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, एक ऐसा काल जहाँ से लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ना संभव नहीं है। यानी बहुत पहले लोग लिखते थे लेकिन अभी के टाइम के जो लोग हैं उस लिखावट को नहीं पढ़ सकते, उस लिपि को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस लिपि के बारे में इस काल के लोगों को जानकारी है ही नहीं। जैसे हड़प्पा, है ना, हड़प्पा के लोग लिखते थे लेकिन उसके लिखावट को पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उस काल के बारे में जानकारी हमें नहीं मिला है, क्योंकि इस लिखावट को हम पढ़ने जानते ही नहीं हैं। तो इस काल को हम क्या कहेंगे? जैसे हड़प्पा को आर्ध ऐतिहासिक काल में रखेंगे। इसके बाद का समय जो होता है वैदिक काल, चाहे अंग्रेज का जो समय आया, चाहे मुगल का समय जो आया, तो उस समय जो लिखित साक्ष्य मिला है ना, उर्दू में रहता था चाहे संस्कृत में रहता था, तो इस सब चीज़ को जो है आज के समय के जो लोग हैं पढ़ लेते हैं। तो इस समय को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो हजारीबाग का जो इसको है वहाँ से प्रागैतिहासिक काल का जो साक्ष्य है, जैसे शैल चित्र, प्राकृतिक गुफाएं, खुला सूर्य मंदिर का अवशेष यहाँ से
मिला है, ठीक है, बहुत प्राचीन है। इसी प्रकार से पुरातात्विक अवशेष भी मिला है, जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में है ना तांबा का साक्ष्य मिला है। तांबा कहाँ से, तो सिंहभूम से, ठीक है। इसी प्रकार से लोहे का प्राचीन औजार भी प्राप्त यहाँ से हुआ है, ठीक है। चलिए इसका पार्ट 2 आएगा। वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।